वेरी वॉर्म वेलकम टू LWS। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इट इज़ अगेन अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। एंड हमने फर्स्ट जो टॉपिक था फॉर इंडियन पॉलिटी उसमें द प्रियम्बल कवर किया था एंड आई हैड covered it up quite extensively, trying to cover almost all the parts of the preamble. But like I said at the last, एक last part of preamble है which is not definitely a part of preamble but related to preamble है, और उससे related कई बार काफ़ी questions प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, so which you should know and which you should be very well aware of। ठीक है, तो आज हम वही question या वही portion cover करने वाले हैं in this particular video। So the question or the portion is preamble a part of our constitution? ठीक है, तो आज हम यही कवर करने वाले हैं दैट इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक जो आपने सीखा है राइट, अभी तक जो आपने सीखा है मैंने आपको यही बताया था इट्स यू नो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है बिगिंस विद द प्रियम्बल राइट। और जो प्रियम्बल के ऊपर जितनी भी डिस्कशंस या डिबेट्स हुई थी दैट ओनली हैपेंड in the Constituent Assembly after the Constituent Assembly had finished their debates or discussions on the Constitution। जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स या डिस्कशंस खत्म हो गई थी उसके बाद ही जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें प्रियम्बल को लेकर डिस्कशंस हुई एंड प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया। तो क्या प्रियम्बल अब कॉन्स्टिट्यूशन तो अडॉप्ट हो गई थी, सो इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये पार्ट इसके ऊपर बहुत से केसेस भी हुए, इसके ऊपर बहुत सी गतिविधियां भी हुई, तो वो सब आज हम स्टडी करेंगे एंड दीज आर मतलब वी विल नॉट गो इनटू सुपर डिटेल्स ऑफ ऑल दीज केसेस। हम उतना ही पार्ट कवर करेंगे विच इज रेलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन एंड जितनी नॉलेज आपको डेफिनेटली होनी ही चाहिए। ठीक है, सो बिगिनिंग विथ इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। Now as per the Indian Independence Act 1947 जो बाउंड्रीज थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इसके बीच में जो बाउंड्रीज थी they had to be assessed by an award of the boundary commission। boundary commission that was appointed by the governor general right। तो जो boundary commission था उसका जो अवार्ड था राइट। अब अवार्ड व्हाट डू यू मीन बाय अवार्ड? अवार्ड इज नॉट अ कोई पुरस्कार या प्राइज। अवार्ड में बाय अवार्ड हियर आई मीन द कंक्लूजन that will be reached by the chairman of the boundary commission that is appointed by the governor general in his final report that he will submit to the governor general। ठीक है, तो वो जो अवार्ड था उससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्रीज थी, जो लाइन थी हमारी पार्टीशन के बाद, वो डिसाइड होनी थी। ठीक है, एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इतना समझ में आ रहा है? अब एज आई सेड कि अवार्ड क्या है, अब आपको ये समझ आ गया। इट इज द कंक्लूजन दैट द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन was to include in his final report which he had to submit to the governor general। Now Sir Cyril Ratcliffe was appointed as the chairman। He was appointed as the chairman of the boundary commission। He was appointed as the chairman of the boundary commission। तो जो लाइन हमारी इंडिया और पाकिस्तान को ईस्टर्न साइड पे डिवाइड करती है उसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन।
क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, बिकॉज इट वॉज डिमार्केटेड बाय सर साइरल रेडक्लिफ, who was the chairman of the boundary commission appointed by the governor general as per the Indian Independence Act of 1947. clear? अब ये रेडक्लिफ लाइन जब जब ये अवार्ड देना था, एज पर द रेडक्लिफ अवार्ड, हम ऐसा कह सकते हैं, एज पर द रेडक्लिफ अवार्ड देयर वाज सम erroneous parts, or there were some errors in terms of the depiction of the maps. There were some errors seen as per the depiction of the maps. जब ये रेडक्लिफ अवार्ड दिया गया, right, when the boundaries were decided between India and Pakistan, at that time some errors were made in the depiction of map during the or at the time of Radcliffe Award, in the Radcliffe report, you could say. So उन errors की वजह से, I'll just write it down. There were some errors related to depiction of maps, ठीक है, between India and Pakistan. इन maps, इन errors की वजह से some disputes came up. Some disputes came up, of course, related to the territories. Some disputes came up related to the territories between the two countries because of some errors that were, erroneous depiction of maps by the Radcliffe Award. ठीक है, अब क्योंकि disputes हुए तो उन disputes को solve करना भी बहुत जरूरी था. तो उनमें से ही एक बहुत important dispute था, that was known as the Berubari dispute. That was known as the Berubari dispute of 1960 में हुआ. अब Berubari dispute क्या था, right? अब Berubari dispute also arose because of the omissions. एक तो इस वजह से हुआ because of erroneous depiction of the map between the two countries. Also due to the omissions, some notable omissions. Omission मतलब छोड़ देना. Notable omissions in the demarcation. अब क्या हुआ, जो Radcliffe अवार्ड में जो demarcations हुई थी, specifically in the Jalpaiguri area. Jalpaiguri is a district. इसका डिवीजन हुआ, राइट, एंड सम पार्ट्स ऑफ इट वर गिवन टू पाकिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ इट वर गिवन टू इंडिया. अभी जो डिविजन्स हो रही थी, ठीक है, द डिवीजन ऑफ द बाउंड्रीज, इसमें से अब कई थानास थे डिस्ट्रिक्ट में, ना सम थानास वे उस टाइम थानास होते थे, तो कुछ थानास अलॉट हो गए पाकिस्तान को, कुछ थानास अलॉट हो गए इंडिया को, ठीक है. अब इनमें से कुछ एक थानास थे जो ओमिट हो गए थे, मतलब उनको मेंशन ही नहीं किया गया था, बाय मिस्टेक, राइट. So that is why the dispute arose. arose. अब इसमें जलपाईगुड़ी का जब डिवीजन हुआ तो बेरूबारी यूनियन नंबर 12, बेरूबारी यूनियन नंबर 12, तभी इसको बेरूबारी डिस्प्यूट कहा जाता है. It was awarded to India. ये जो थाना था, ये it was awarded to India. But there was this omission of Thana Boda. There was this omission of Thana Boda. तो इस वजह से पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो बेरूबारी यूनियन नंबर 12 है एंड द adjoining areas, उस पे उसने क्लेम करना शुरू कर दिया. पाकिस्तान expressed claim on this particular area and the adjoining areas because वहाँ पे ऑलरेडी omission था, ठीक है. सो दैट लेड टू अ डिस्प्यूट कि ये एरिया एक्चुअली आएगा किसके अंदर, राइट. सो देन इन 1958 एन अग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन नेहरू एंड नून. उसे नेहरू नून अग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसके तहत हाफ ऑफ दिस पार्ट वाज गिवन टू पाकिस्तान एंड हाफ ऑफ दिस पार्ट केम अंडर India. Half of this part was given to Pakistan, half of this part was given to India. जबकि पहले बेरूबारी यूनियन नंबर 12 का the entire portion had
come to India, but because थाना कोटा was omitted, वो mention ही नहीं था, उस वजह से पाकिस्तान ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये पोर्शन तो हमारे jurisdiction में आता है, we are it comes under our territory. So that led to a prominent dispute, right? So that is what the Berubari dispute of 1960 that is what it says. ये dispute क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है कि पहले ये वाला यूनियन that came under India, लेकिन क्योंकि ये चीज़ omitted थी, ये वाला थाना, तो एक्चुअली क्या होता था ना कि जो टेरिटरीज की डिवीजन थी, जो उनकी बाउंड्रीज की बाउंड्री लाइन भी थी, वो भी थानास में की जो बाउंड्रीज थी ना उन्हीं के बेस पे सिलेक्ट हो रही थी कि जैसे अगर थाना की बाउंड्री यहाँ से निकल रही है तो जो अल्टीमेटली बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है वो उन थानास के बेसिस पे ही की गई थी। तो क्योंकि थाना ही ओमिटेड था, सो दैट लेड टू अ बिग गैप, दैट वाज अ बिग ओमिशन। तो उस वजह से ये डिस्प्यूट अराइज हुआ। फिर फाइनली 1958 में नेहरू और नून के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसके तहत उन्होंने आधा आधा इसको बांट दिया। ठीक है, अब बात आती है ऑफ द प्रियम्बल। अब प्रियम्बल क्या कहता है हमें? प्रियम्बल स्टैंड्स फॉर सॉवरेन विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। We the people of India, याद है preamble इसी से स्टार्ट होता है, we the people of India. So we the people of India have granted, we have constituted India into sovereign, socialist, democratic, republic, secular republic. तो हम लोगों ने constitute किया, ये हमारी sovereign will से constitute हुआ है। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या हमारी पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इंडियंस की मर्जी जाने बिना एक टेरिटरी या एक पार्ट ऑफ इंडिया किसी और कंट्री को एलोकेट कर दे, जो कि इस एग्रीमेंट में हुआ। ठीक है, सो दैट वाज अ क्वेश्चन व्हिच अरोज कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी अथॉरिटी है दैट इट बायपासेस द सॉवरेन विल ऑफ इंडिया एंड सॉवरेन विल ऑफ इंडिया दैट वाज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल एंड इट सीड्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन नेशन बाय एन एग्रीमेंट, बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट। सो दैट क्वेश्चन वाज देन टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। That question was then taken to the Supreme Court. Now, अब Supreme Court क्या judgment देता है? ठीक है, Supreme Court के पास जब ये question पहुंचता है, because it was about the constitutionality, it was about the constitutionality of the preamble, it was about the importance of preamble और उसकी instrumentality है क्या हमारे constitution से related, कहाँ तक वो legible है और कहाँ तक हम उसके पीछे होकर अपने rights को defend कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है द प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पसेस, इट शोज द जनरल पर्पसेस बिहाइंड सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई जस्ट राइट इट डाउन, ये चीज मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, दिस आल्सो आई जस्ट टेक इट। सुप्रीम कोर्ट कहता है द प्रियम्बल शोज general purposes behind several provisions of the constitution। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा कि it shows the general purposes behind several provisions of the constitution and it also said that despite the significance of the preamble, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपनी जजमेंट पे that there is no doubt that preamble is significant, इसकी significance को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, but preamble is not a part of the constitution, it is not a part of the constitution। ठीक है, so preamble is not a part of the constitution despite the huge significance attached to preamble which still is there, but preamble is not a part of the constitution and it is not a source of all the parts to the government of India। मतलब इसके अंदर जो दिए गए हैं rules, they are not the source of power to the government of India। ठीक है, so that was another important thing that the Supreme Court had said।
not a source of all parts to the government. ठीक है, so that is what the SC judgment said in terms of the Berubari case. In terms of Berubari case, ठीक है, कब हुआ? 1960 में. तो आपको अगर इस केस के बारे में, मैंने तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, इतना डिटेल में अगर आप ना भी चाहो तो चलेगा. आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उसमें ये कहा था कि इट इज preamble is there to support, it is for the general purposes, it supports general purposes for various provisions that are mentioned in the constitution, and it is very significant, but it is not a part of the constitution. ठीक है, so this part you really need to remember in terms of Berubari case 1960. ठीक है, it is not a source of all the parts to the government of India, so that you need to remember. Apart from जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी कवर किया, जजमेंट में एक दो चीजें और बताई गई थी which is again very important. आपको ये भी पता होना चाहिए that आर्टिकल 1(3) थर्ड क्लॉज का सी पार्ट कहता है that the article does not grant authority to India. The article does not grant authority to India to acquire new territories. ठीक है. However, it makes provision for absorption and integration of foreign territories that may be acquired by the Indian Union. ठीक है. And so that means that India, जो भी ये ट्रांसफर होना था, that had to be done by the amendment of Article 1. ठीक है. और Article 368 that it says that amending Article 1, amendment of Article 1 is under the purview of power to amend our constitution. That is, Article 1 can be amended. This also includes the power to cede national territory. अगर ये amend ही हो जाएगा तो that does mean कि पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है that it can cede national territory in favor of a foreign state. But ये instrumental तभी होगा when it undergoes the process by the real amendment, that is जो नेहरू-नून agreement है. It has to pass through a special majority in the both houses of the parliament. That is, जो amendment का process है वो आर्टिकल 368 के तहत होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है. तो नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट आया. नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके तहत ईस्ट पाकिस्तान को ये जो नेहरू नून एग्रीमेंट के अंडर वो जो डिस्ट्रिक्ट था बेरूबारी, उसका हाफ करके हॉरिजॉन्टल डिवीजन करके इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेरूबारी केस. ठीक है, पहले ये पता चला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर, इट कैनॉट डिक्टेट the powers of the government. Is not the source of power to the government. ठीक है, it is not the source of all the power that the constitution grants to the Indian government. So that was very important. Apart from that, ये भी SC held that the article does not grant, this article 1, it does not grant India the right, authority or right to acquire new territories. However, it does makes a provision for absorption and integration of foreign territories that may be acquired by the Indian Union. अब ये आर्टिकल कहीं भी ये मेंशन नहीं करता कि हम अपनी टेरिटरी सीड भी नहीं कर सकते या दे भी नहीं सकते टू अ फॉरेन स्टेट. तो इट वाज डिसाइडेड दैट अब ये आर्टिकल की अमेंडमेंट तो जरूरी थी टू ब्रिंग द नेहरू नून एग्रीमेंट इनटू इफेक्ट. सो इट वाज डिसाइडेड दैट अमेंडिंग आर्टिकल 1 is under the power to amend our constitution. Now this also includes the power to cede national territory in favor of a foreign state. ठीक है, but to make this thing happen, that is amendment of Article 1, this had to undergo a process of amendment that is mentioned in Article 368 of the Constitution. That is, it has to pass through a special majority in both the houses of the Parliament. तभी वो अमेंडमेंट इनटू इफेक्ट आएगा. और उसके बाद 9th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत
ये नेहरू नोड अग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंटलाइज कर दिया गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द बेरुबारी केस। इतनी डिटेल्स में अगर आप नहीं भी जाते हैं, सो जो ब्रॉडली मैंने आपको बताया था दैट preamble is not a part of the constitution, because herein at this moment we are talking in terms of the preamble. Is preamble a part of the constitution? Remember the question that we began with? तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ही we are studying these cases. So the first case I brought up today is the बेरुबारी case, which is very important. इसका बैकग्राउंड आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं होना चाहिए, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो यही थे कि preamble is not a part of the constitution, ठीक है। सो ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस, राइट। नेक्स्ट जो केस है हमारा दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट केस, इनफैक्ट हिस्टोरिक जजमेंट कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई ऐसी चीज है अबाउट इंडियन पॉलिटी दैट इज ऑफ सुप्रीम और एज मच इम्पोर्टेंस, इट इज द केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973, ठीक है। केशव नंदा भारती केस। अब यूं तो ये केसेस बहुत लंबे हैं फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू लॉ, और जिन्होंने लॉ के अंडर ये पेपर देना है उनको तो डेफिनेटली ये केसेस बहुत ज़्यादा डिटेल में पता भी होने चाहिए, बट फॉर अदर्स आपको एक बेसिक सी चीज याद रखनी है कि इस केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केम इनटू बीइंग, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा भी ये जरूर याद रखना ब्रॉडली दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस केस के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, both the center and the state legislatures can make laws, ठीक है, within their jurisdictions। मतलब उनकी पावर के अंदर या उनकी jurisdiction के अंदर जो जो आर्टिकल्स आते हैं वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, उनके ऊपर वो लॉज बना सकते हैं, both the center and the state। but जो the power to amend the constitution, amendment power, it only lies with the parliament। The power to amend the constitution of India as per article 368, it only lies with the parliament of India, it does not lie with the state legislatures। However, this power, that is the power to amend the constitution, it is not absolute। मतलब ये इनडिस्क्रिमिनेट, ऐसा नहीं है डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, कुछ भी कभी भी वो अमेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है। दैट इज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, can declare any law that is unconstitutional as void, as invalid, ठीक है। कोई भी ऐसा लॉ which is unconstitutional in character is void या invalid। अब unconstitutional का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। Any law that tries to amend या any law that tries to destroy or abrogate the basic structure of our constitution is invalid। ना इससे क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है वो हम अभी देखेंगे। कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को ही अमेंड कर देता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही या उसकी बेसिक वैल्यूज या फिलोसफीज को ही अमेंड करता है, that is invalid in character। इससे क्या होता है? It helps to preserve the nature, it helps to preserve the nature of Indian democracy। याद है हमने preamble में पढ़ा था nature of Indian state, that it helps to preserve the nature of Indian democracy। It also helps to
preserve the rights and liberties of the citizens of our country. ठीक है, हमने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पढ़ा है अंडर द प्रियम्बल. सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट ट्राइज टू प्रिजर्व द बेसिक नेचर ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ इंडियन पीपल और ऑफ द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. तो केस की जो जजमेंट थी, द जजमेंट ऑफ द केशव नंदा भारती केस, इट सेड that any law, even any constitutional amendment that tries to abrogate or destroy the basic structure of our constitution is invalid. ठीक है, अब basic structure में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? Like we have supremacy of the constitution, the federal character of the constitution, the secular character of the constitution, फिर आ जाता है individual freedoms हैं. ठीक है, ऐसी चीजें. Then they were there, 5-7 things they were there, and then over time new features like judicial review, then we also have right to equality, parliamentary system, ये सब with time introduce हो गए and they were added on to the basic structure doctrine of the Indian constitution. तो जहाँ भी basic structure doctrine का mention होगा, you should quickly go back and your mind should quickly remember the case of नंदा भारती case, जिसकी जजमेंट में ये डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस हुआ था इन द इंडियन पॉलिटी, एंड इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट टिल डेट बिकॉज इट रियली चेंज्ड द वे आवर पॉलिटी फंक्शनड हिथरटू एंड उसके बाद. ठीक है ना, अब इसकी जजमेंट में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हुआ, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट थी, जो पार्लियामेंट को पहले लग रहा था वो अनएब्रिज्ड है, कुछ भी वो कर सकते हैं, नो, इट केम इनटू बीइंग दैट नो, दे कैन नॉट डू सो. द बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी वो चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ऐसी कोई अगर आप अमेंडमेंट भी लेके आते हो फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाइक आर्टिकल 368 को पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए भी, तो भी अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा तो इट इज इनवैलिड. ठीक है, द कोर्ट्स कैन रिव्यू इट and it is invalid in nature. ठीक है, so again this help to preserve the nature of Indian democracy and also help to preserve the rights and liberties of the people of India or the citizens of India. ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन तक कोर्ट्स पहुंचे कैसे. ठीक है ना, अब हमने पढ़ा वो पहला केस बेरुवारी केस, राइट, 1960, ये आया 1973 तक. तो बीच में ऐसी कौन सी कोई ऐसे केसेस नोटेबल हुए जहां से हम स्टार्ट करके इस डॉक्ट्रिन तक पहुंचे, तो वो केसेस मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताने वाली हूँ. ठीक है, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ वी रीच्ड और हाउ वी अराइव्ड एट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ओके, जो डिफरेंट केसेस इस रूलिंग के तक पहुंचने के लिए, केशव नंदा भारती केस की रूलिंग तक पहुंचने के लिए, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट केसेस जो आए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में, पॉलिटी की हिस्ट्री में आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम टू बीइंग, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट केस इज शंकरी प्रसाद केस विच केम इन 1951. मेजर या ब्रॉड आउटलाइन दे रही हूँ, इसमें आपको कुछ भी इससे ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज योर यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न. ठीक है, बट हाँ, इतना आपको आइडिया और पता जरूर होना चाहिए. शंकरी प्रसाद केस 1951 जो हुआ था, राइट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as per article 368, it also includes the power to amend the fundamental rights. ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं एज पर द जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद केस इन 1951, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट की जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368, it includes the power to amend the fundamental rights which are mentioned in part 3 of the constitution. उनको भी amend कर सकते हैं.
ठीक है, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, तो ये चीज बहुत जरूरी थी। एंड दीज अमेंडमेंट्स, ये जो अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट लाएगी टू इवन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द कोर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसका नेट टेक अवे कुछ मानते हैं ऑफ द शंकरी प्रसाद केस इज दैट these amendments cannot be reviewed by the courts। कौन सी amendments? वो amendments जो पार्लियामेंट लेके आती है to review the fundamental rights of the citizens of India। ठीक है, that was what the Shankari Prasad case की significance and that is what the Shankari Prasad case was all about। तो ये सारे केसेस ना लैंड डिस्प्यूट्स को लेके हो रहे थे बिकॉज ऑफ इंडिया वाज फॉर्मिंग एंड रीऑर्गेनाइज जब हो रहा था तो लैंड कई जगह इंक्रोचमेंट्स हो रही थी, कई जगह गवर्नमेंट ले रहा था लैंड। सो बिकॉज ऑफ दैट सम पीपल फेल्ट कि उनके फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच किया जा रहा था एंड दिस दे रेज देयर वॉइस बाय मीडियम ऑफ कोर्ट्स एंड तब ये केसेस आए, राइट। तो कमिंग नेक्स्ट टू द सज्जन सिंह केस। अब सज्जन सिंह केस that came in 1965. In this case, Supreme Court held, that was the first one. In the second one, Supreme Court held that Parliament can amend any part of the Constitution, including the fundamental rights. So that means ये almost same ही था। First point दोनों cases का, Supreme Court ने दोनों ही cases में ये कहा कि Parliament can amend any part of the Indian Constitution, including the fundamental rights, right? But इस केस की जजमेंट में there were two judges who were dissenting, who were not very pro or very much they did not really like that judgment। कुछ दो dissenting judges ने ये कहा that fundamental rights this way can become a plaything in the hands of majority party in the parliament। क्योंकि जो majority party है parliament में वो fundamental rights को amend कर सकती है, कभी भी उसको change कर सकती है, they can bring in an amendment। So these fundamental rights will become a thing of play, a toy बन जाएगा in the hands of the majority party of the parliament। So two things about the Sajjan Singh case which happened in 1965। Coming next to another important case, this is number 1, number 2, number 3, Golaknath case that came in 1967। A Golaknath case is very important। 11 judge bench बैठाया गया to review the constitutional amendments, to review if the constitutional amendments can take away fundamental rights of the people, if the constitutional amendments can take away the fundamental rights of people and if the courts can review them, right, if the courts can review them। तो ये चीज ये 11 जज बेंच ने रिव्यू की if the fundamental राइट्स को लेके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं क्या वो हो सकती हैं, कैन दीज अमेंडमेंट्स रियली टेक अवे फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। और अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट हो जाती है तो क्या उनको कोर्ट्स रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि पिछली दो जजमेंट्स में एज वी हैव स्टडीड 1951 एंड 1965, राइट, द पार्लियामेंट हैड अलाउड दैट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द फंडामेंटल राइट्स, मतलब इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब तक तो केसेस में यही आ रहा था कि एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। बट इन गोलकनाथ केस इन 1967 ये सुप्रीम कोर्ट ने ही रिव्यू किया कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो सकती हैं एंड अगर ऐसी हो सकती है तो क्या कोर्ट्स उनको रिव्यू कर सकते हैं। सो द कोर्ट एक्चुअली रिवर्स्ड अर्लियर स्टांस, उसका अपना अर्लियर स्टांस जहाँ पे उसने अलाउ किया था कैन टू द पार्लियामेंट दैट इट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, इट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर स्टांस दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। सो दैट मीन्स द कोर्ट रूल्ड दैट हिथरटो, अब इसके बाद हिथरटो जो हो गया सो हो गया, इसके बाद फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। So amendments they fall under, और अगर ऐसी कोई amendments होती हैं, all amendments actually fall under the purview of law under Article 13 and the courts can review these amendments, ठीक है। पहले में क्या था,
आप याद करो शंकरी प्रसाद केस में 1951 कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर थी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन फंडामेंटल राइट्स एंड द कोर्ट्स कैन नॉट रिव्यू दीज अमेंडमेंट्स, ठीक है। सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट दो जजेस ने ये कहा कि इस हिसाब से तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सिटीजन्स के हैं दे विल बिकम अ थिंग ऑफ प्ले इन द हैंड्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, क्योंकि वो कभी भी अमेंड कर सकते हैं। देन इन 1967 गोलकनाथ केस में ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ऐसी to review if constitutional amendments can take away fundamental rights and can the courts review it। तो फिर कोर्ट्स ने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपना अर्लियर स्टैंस को रिवर्स कर दिया एंड ये क्लियरली कैटेगोरिकली बोल दिया फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड एंड जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं कोर्ट कैन रिव्यू देम, ठीक है, एज पर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कोर्ट कैन रिव्यू देम। और एक चीज और बोली कि जो आर्टिकल 368 है जो हमारा अमेंडमेंट्स को लेके है वो सिर्फ ये बताता है कि अमेंडमेंट होती कैसे है, इट जस्ट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट, इट डज नॉट गिव एन अनलिमिटेड पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक एनी अमेंडमेंट। तो ये चीज भी गोलकनाथ केस में बोली गई, एक लैंडमार्क, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट थी इन इटसेल्फ। लेकिन अब क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड इस जजमेंट में आया था, लेकिन इन केसेस को क्या अब इनमें तो इनको बोल दिया कि वो अमेंड कर सकते हैं, तो क्या इस केस का ये जो वर्डिक्ट था या जजमेंट था इन पे भी अप्लाई होनी थी या नहीं होनी थी। सो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अगर हम ये जजमेंट को प्रीवियस सारे केसेस पे अप्लाई करने लगेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हर केस की अपनी सेंसिटिविटीज, हर केस के अपने न्यूआंसेस और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। So we cannot, it will be impossible, it will be very difficult to apply this judgment to the cases before it, ठीक है। लेकिन then came the, ये एक चीज इंट्रोड्यूस हुई prospective overruling, क्या कहते हैं इसको, prospective overruling, मतलब आने वाली हर जजमेंट पे ये चीज अप्लाई होगी, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग दिस हैज बीन बॉर्ड फ्रॉम यूएस। तो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग ये कहती है कि पिछली जजमेंट्स पे नहीं बट आने वाले हर जजमेंट पे दिस रूलिंग विल बी एप्लीकेबल एंड हर ऐसे केस को इस रूलिंग के अंडर ही देखा जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई गोलकनाथ केस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज लाइक अ वाटरशेड इवेंट आप कह सकते हो, बिकॉज उसने पुराने सारे केसेस को जो उसकी जजमेंट सारी थी उसको रिवर्स कर दिया। इट काइंड ऑफ ओवरटर्न व्हाट वाज रियली हैपनिंग हियरटू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कोर्ट्स, इंडियन लीगल सिस्टम में जो हो रहा था उसको एक बार कंप्लीटली चेंज कर दिया, ठीक है। पॉलिटी के लिए एक नई दिशा थी, दैट इज द गोलकनाथ केस। नाउ वी कम टू द केशव नंदा भारती केस, राइट। Now coming to the Kesav Nanda Bharti case 1973, जहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया था, कहाँ तक हम पहुँचे, तो इसके बारे में आपको ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। 13 जज बेंच था अंडर द चीफ जस्टिस सीकरी, ठीक है, जिन्होंने ये जजमेंट दी थी। इट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। हमने 3 केसेस देखे कैसे कैसे ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व होता जा रहा था, ठीक है। It defined the basic structure doctrine. एंड में हमने गोलकनाथ में देखा था ना कि वो फंडामेंटल राइट्स वाला उन्होंने रिवर्स कर दिया था, अब इसमें देखना। All amendments will have to pass through the basic structure filter as defined by the Supreme Court, ठीक है। Court empowered itself, the court empowered itself to judge the constitutionality of all the amendments that were to be made by the पार्लियामेंट। तो कोर्ट ने खुद को एम्पावर कर दिया वाया दिस जजमेंट, दैट आल्सो मेक्स इट हिस्टोरिक और लैंडमार्क इन कैरेक्टर, ठीक है। अभी तक जो हो रहा था वो पार्लियामेंट्री पावर सुप्रीम थी, अब द कोर्ट रिगेन पावर, द कोर्ट रिगेन पावर एंड इट एम्पावर्ड दैट जो भी अमेंडमेंट होगा इट हैड टू पास थ्रू द filter of the basic structure, that is the basic structure of Indian constitution, that is the nature of our Indian democracy, cannot be destroyed or abrogated even by any constitutional amendment, ठीक है।
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन जो 7:6 की मेजोरिटी में लिया गया था वो ये था, although parliament can amend any part of the constitution, now just be very careful, any part of the constitution, it also includes the fundamental rights, that is जो गोलकनाथ का डिसीजन था उसको भी ओवररूल कर दिया केशव नंद भारती केस में. So although parliament can amend any part of the constitution, it cannot use this power to destroy or alter the basic structure. ठीक है, the parliament इस वर्डिक्ट में कहा गया the parliament can amend the fundamental rights also, right? So it actually overruled the Golaknath judgment, but it said that it cannot use this power to destroy or even alter or abrogate the basic structure of our constitution. ठीक है, that was clearly said. कुछ अमेंडमेंट थी 24th, 25th और 29th लैंड रिफॉर्म्स को लेकर थी प्राइमरीली, इनको भी इस जजमेंट में वैलिड कहा गया था. ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और वो पार्ट जहां से हमने स्टार्ट किया था आज का वीडियो, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज सेड इन द जजमेंट एंड इट कैन बी अमेंडेड. It can be amended. पहला, it is a part of the constitution and it can be amended subject to the condition that the basic feature of the preamble cannot be amended. जो basic फिर वहीं पे आ जाती है बात कि जो basic structure doctrine है, कोई भी ऐसी amendment, कोई भी ऐसी change नहीं allow होगी जिससे basic structure या nature of the Indian democracy hurt हो, hit हो या destroy हो या alter हो. ठीक है, so that is where we had actually started from. Is preamble a part of the constitution? So yes, preamble is a part of the constitution and it can be amended subject to the amended by whom? Amendment की पास सिर्फ parliament के पास है, not the state legislatures, to the condition that the basic features of the preamble will not be changed or altered or amended, right? So with this I bring this discussion to a close. तो इसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की बात की एंड द चैप्टर ऑफ प्रीएम्बल आज हम टिपिकली कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको समझना हो, प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट. एंड ऑल्सो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब फॉर द चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू आर नोटिफाइड. अब इंडियन पॉलिटी में नेक्स्ट हम हर टॉपिक को ऐसे ही धीरे धीरे वी विल कवर एंड आई विल ट्राई टू टेक अप एट लेंथ जो भी टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, एंड डू लाइक द वीडियो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड ऑल्सो कोई भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो विच यू वांट मी टू आंसर, और इफ यू हैव रिटन एन आंसर टू अ क्वेश्चन, so just send it in the comment section. We will go through it and I will definitely see where you've gone wrong or how far have you attempted. So now you can really attempt this question, that is preamble a part of the constitution or not. I would really want everybody who's watching that please write an answer to this question and leave it in the comment section below, and I will definitely see that how far and how correctly you have represented it. इसी से related, इसी topic से related, in my next video I'll ask you another question, so just to see how far you've understood and how far you can apply this knowledge, right, in the current context, right? So thank you so much for watching. See you in the next video.